हाय दोस्तों, मेरा नाम शाहीन परवीन है। हमने पिछले वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी साहित्य का काल, परंपरा, विभाजन हम पढ़ चुके हैं। सिद्ध साहित्य पढ़ चुके हैं आदिकाल में। आज हम नाथ साहित्य स्टार्ट करेंगे। जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर से तैयारी कर रहा है, हिंदी के स्टूडेंट्स, हिंदी सब्जेक्ट से, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। आज हम नाथ साहित्य पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाथ साहित्य 9वीं शताब्दी से शुरुआत हुई है। 12वीं रामकुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है। शाब्दिक अर्थ है स्वामी व संरक्षक के रूप में। तैत्तिरीय उपनिषद या अथर्ववेद का इसने उपदेश दिया है। अथर्ववेद में इसका मिलता है नाम। नाथों का जन्म सहजयान से हुआ है। इन्होंने सिद्धों की साधना, सिद्धों से अलग इनको जलंधर नाथ ने किया है। यानी सिद्धों से अलग किसने किया है? तो जलंधर नाथ ने किया है। यानी नाथों को सिद्धों से अलग करने वाले कौन थे? जलंधर नाथ। नाथों के आदिनाथ कौन कहलाते हैं? शिव कहलाते हैं। नाथों के आदि गुरु कौन कहलाते हैं? गोरखनाथ कहलाते हैं। नाथ मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के क्या थे? विरोधी थे। नाथ मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के विरोधी थे। इन्होंने नारी योग भोग साधना का भी विरोध किया है। और सिद्ध साहित्य में क्या थे? वो नारी का पक्ष लेते थे। महासुखवाद याद आ रहा होगा आपको। इसी कारण सिद्धों से अलग हो गए। नाथों ने योग साधना पर बल दिया। कबीर ने योग साधना नाथों से ग्रहण की। कबीर ने सिद्ध साहित्य में ही, मैंने पढ़ रहे थे तब बताया था कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों का ही कबीर पर प्रभाव पड़ा है। नाथों ने हठ योग अपनाया, जिसमें है का तो अर्थ होता है सूर्य और ठे का अर्थ होता है चंद्रमा। नाथों का क्षेत्र पंजाब और राजस्थान, यानी कौन सा क्षेत्र हो गया? ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। और सिद्ध कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? सिद्ध पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। गोरखनाथ में गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार कुल कितने नाथ बताए गए? 9 नाथ बताए गए हैं। पहला है जलंधर नाथ, दूसरा है गोरखनाथ, चरपटीनाथ, जड़भरतनाथ, भीमनाथ, मल्लिकार्जुन, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ और नागार्जुन। ये सारे नाथ हमने को याद करने हैं। 9 नाथों के नाम हमें याद होने चाहिए। नाथों ने कौन से पंचमकार, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य का विरोध किया, जबकि सिद्धों ने इनका क्या किया? पक्ष लिया। पंचमकार का पक्ष लेने वाले कौन थे? सिद्ध। और नाथ ने क्या किया? इनका विरोध किया। नाथों की भाषा भी कौन सी थी? अपभ्रंश। सिद्ध साहित्य की कौन सी थी? अपभ्रंश। शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या माना है? सदुक्कड़ी भाषा माना है। किसकी? नाथों की भाषा को सदुक्कड़ी मानने वाले कौन थे? शुक्ल थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथों को क्या कहते थे? अवधूत मानते थे। नाथ कानों में बड़े बड़े स्फटिक पत्थर पहनते थे, जिसके उनके कान फट जाते थे और ये कनफटा जोगी कहलाए। यानी कनफटा जोगी कौन कहलाएंगे? नाथ कहलाएंगे। प्रमुख नाथ सबसे पहले पढ़ेंगे मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ का मूल नाम क्या था? विष्णु शर्मा। ये तंत्र मंत्र साधना में निपुण थे। जब शिवजी योग साधना की शिक्षा पार्वती को सुना रहे थे तो गुप्त रूप से मछली के उदर में जाकर उसे सुन लेते हैं, और जब वापस आते हैं तो शिव की नज़र इन पर पड़ जाती है। वे इन्हें शाप देते हैं, जिसके कारण ये नारी भोग साधना में लिप्त हो जाते हैं। तो मच्छिंद्र नाथ का उद्धार करने वाले कौन थे? गोरखनाथ थे। गोरखनाथ सिंहल द्वीप में इनका उद्धार करते हैं। ये पद्मावत पर आसक्त होते हैं। इनकी 3 रचनाएं मेन है। मच्छिंद्र नाथ की कुलानंद, ज्ञानकारिका और कोल ज्ञान निर्णय। कोल ज्ञान निर्णय पूछी गई है, एग्जाम में पूछी हुई है, लेकिन हमें तीनों ही याद करनी है। कुलानंद, ज्ञानकारिका और कोल ज्ञान निर्णय। और इनके गुरु भाई कौन थे? जलंधर नाथ। आगे पढ़ते हैं हम गोरखनाथ। गोरखनाथ का मूल नाम क्या था? गुग्ग था। 18वीं शताब्दी से संबंधित थे। उन्होंने नाथ बिंदु द्वारा आचार आंदोलन चलाया। यानी गोरखनाथ ने कौन सा आंदोलन चलाया? आचार आंदोलन चलाया। इनकी लेखन की 4 शैलियाँ थी: प्रश्नोत्तर शैली, उलटबासी शैली, अलंकारिक शैली और गेय शैली। गोरख ने अधिकतर संवाद शैली में लिखे हैं ग्रंथ। सारे कौन से संवाद शैली में ग्रंथ लिखे हैं? गोरखनाथ ने। मिश्र बंधु ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने? मिश्र बंधु ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मानने वाले मिश्र बंधु थे। किसको माना? गोरखनाथ को माना था इन्होंने। शुक्ल ने इनकी रचनाएं, गोरखनाथ की रचनाएं कितनी मानी? 10 मानी। जबकि पीताम्बर दत्त ने कितनी मानी? 40 मानी। गोरखनाथ ने षडंग योग पर बल दिया।
ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया इसका क्वेश्चन, फिर भी हम पढ़ लेते हैं सिर्फ। आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि। इसके बाद गोरखनाथ की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, नरवे बोध, काफिर बोध और गोरखसार और गोरख बोध। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनकी वाणियों का संकलन 1930 में गोरख बानी नाम संग्रह नाम से किया, यानी गोरख बानी नाम से संग्रह नाम से किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, हिंदी की पहली डिलिट की उपाधि किसको मिली थी? हिंदी की पहली डिलिट की उपाधि पीताम्बर दत्त बड़तवाल को मिला। पीताम्बर दत्त बड़तवाल क्या हो गए? डिलीट हो गए, ऐसे याद करना है हमको। तो इनकी पहली उपाधि कौन सी थी? डिलीट। किसको मिली? पीताम्बर दत्त बड़तवाल को मिली। गोरखनाथ की पंक्ति हमको याद रखनी है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अवधू मन चंगा और कठौती में गंगा किसकी पंक्ति है? गोरखनाथ की पंक्ति है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जलंधर नाथ। माना जाता है कि पंजाब का जलंधर शहर किसने बसाया था? जलंधर नाथ ने बसाया था। नाथों की नींव रखने वाले कौन थे? जलंधर नाथ। बालनाथ भी कहा जाता था इनको। पंजाब में नमक की पहाड़ी से गिरा हुआ स्थान है जहाँ जलंधर नाथ रहे। जलंधर नाथ तथा इनके शिष्य गोपीचंद का उल्लेख पद्मावत के नागमती वियोग खंड में है। मानव भोग गोपचंद भोगी लेई अपस्वा जलंधर जोगी, ये जलंधर नाथ की है। नागार्जुन ये रसायनी नाथ कहलाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौरंगी नाथ के गुरु मतेश्वर नाथ और पूर्ण भगत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा है। चरपटी नाथ इनके गुरु गोरखनाथ थे। उनका मूल नाम चक्रानंद। ये बाह्य आडंबरों के कटु आलोचक थे। प्रसिद्ध कथन कथा एक पीत पटा, एक लंब जटा, एक सूत सनेहु तिलक ठठा, ये किसके थे? चरपटीनाथ का था। एक पीत पटा, एक लंब जटा, एक सूत जनेऊ तिलक ठठा किसका है? ये चरपटीनाथ का है। ये हम नाथ साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं वापस पहले शुरू से। इसके बाद हम जैन साहित्य कंप्लीट करेंगे। नाथ साहित्य कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 9वीं शताब्दी से संबंधित है। रामकुमार वर्मा 12वीं से 14वीं शताब्दी में मानते हैं। नाथों का जन्म सहजयान से हुआ है। सिद्धों से अलग किसने किया? जलंधर नाथ ने किया। नाथों के आदिनाथ शिव, नाथों के आदि गुरु गोरखनाथ। नाथ मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के क्या थे? विरोधी थे। इन्होंने नारी योग साधना का भी विरोध किया, जबकि सिद्ध नारी योग साधना के पक्षधर थे। योग साधना पर बल देने वाले कौन थे? नाथ। कबीर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। है का अर्थ सूर्य और ठह का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, यानी हठ योग अपनाया है किसने? नाथों ने अपनाया। नाथों का क्षेत्र पंजाब राजस्थान यानी पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है और सिद्ध पूर्वी क्षेत्र से। नाथों की संख्या 9, न से नाथ और न से 9। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे गोरखनाथ। गोरखनाथ ने गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ निम्नलिखित हैं। जलंधर नाथ, चरपटीनाथ, गोरखनाथ, जड़भरतनाथ, भीमनाथ, मलयार्जुन, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ और नागार्जुन। नाथों ने पंचमकार, मांस, मथिरा, मेदुन, मुद्रा, मत्स्य का क्या किया? विरोध किया, जबकि सिद्धों ने क्या किया? इनका पक्ष लिया। दोनों में अंतर याद रखना है, सिद्ध और नाथ में। नाथों की संख्या को भाषा कैसी है? अपभ्रंश भाषा है। शुक्ल ने कौन सी की? सदुकड़ी भाषा कहा नाथों की। हजारी प्रसाद द्विवेदी अवधूत कहते हैं नाथों को। नाथ का बड़े बड़े कान में स्फटिक पत्थर पहनते थे, इसलिए उनको कनपटा जोगी कहा गया। प्रमुख नाथ सबसे पहले मच्छंदर नाथ, विष्णु शर्मा नाम था इनका। इन्होंने नारी भोग साधना में लिप्त रहते थे और इनका उद्धार किसने किया? गोरखनाथ ने किया। इनकी 3 रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुलानंद, ज्ञानकारिका और कोल ज्ञान निर्णय किसकी है? मतेश्वर नाथ की है। इसके बाद हम पढ़ते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ का मूल नाम गुग्ग था। इन्होंने नाद बिंदु द्वारा आचार आंदोलन चलाया। इनके लेखन की 4 शैलियाँ: प्रश्नोत्तर शैली, उलटबाशी शैली, अलंकार शैली और गेय शैली। गोरख ने अधिकतर ग्रंथ संवाद शैली में लिखे। मिश्र बंधु ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है, यानी मिश्र बंधु ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसको माना? गोरखनाथ को माना। शुक्ल ने कितनी रचनाएं मानी? 10 रचनाएं मानी। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कितनी मानी? 40 मानी। गोरखनाथ ने षडंग योग पर बल दिया, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि। गोरखनाथ की 2 मेन रचनाएं हैं, नरवे बोध और काफिर बोध। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखबाणी नाम से संग्रह किया। डिलीट कौन हो गए हमारे? पीताम्बर दत्त बड़तवाल हो गए। गोरखनाथ का अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। जलंधर नाथ पंजाब का जलंधर शहर बसाया, नाथों की नींव रखी। नागमती वियोग खंड में गोपीचंद का उल्लेख मिलता है। नागार्जुन रसायनी नाथ थे। चौरंगी नाथ के गुरु कौन थे? चौरंगी नाथ के गुरु थे मतेश्वर नाथ और उनको पूर्ण भगत कहा गया है। चौरंगीनाथ को क्या कहा गया था? मतेश्वर पूर्ण भगत कहा गया। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चरपटीनाथ के गुरु कौन? गोरखनाथ। और ये बाह्य आडंबरों के कटु आलोचक थे। चरपटीनाथ का प्रसिद्ध कथन है, एक पीत पटा, एक लंब जटा, एक सूत जनेऊ तिलक ठठा,
ये हमारा नाथ साहित्य कंप्लीट हो गया है। अब हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। जैन साहित्य की भूमिका जैन शब्द के जिन प्लस ए के योग से बनी है, जिसका शाब्दिक होता है इंद्रियों को जानने वाला। जैन साहित्य का संस्थापक कहलाता है ऋषभदेव और जैन साहित्य के प्रवर्तक कहलाते हैं महावीर स्वामी। जैनी माया मोह के बंधनों से रहित थे, इसलिए इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है। इसका उल्लेख अशोक की दिल्ली से प्राप्त 8वीं प्रशस्ति में मिलता है। जैनियों की 4 प्रमुख रचनाएं मेन है। रास रचनाएं नहीं, शैलियाँ मेन है। रास, चर्यु, फागु और आचार, चारों रचनाएं। कथन में भी पूछा जाता है जैन साहित्य के बारे में, तो उसमें पिछली बार एक लाइन पूछी गई थी कि कौन सी इसमें लेखन शैलियाँ नहीं है, तो रास, चर्यु, फागु, आचार चारों ही हैं। जैन साहित्य की भाषा कैसी बताएंगे हम? अपभ्रंश भाषा है। जैन साहित्य में जैन तीर्थंकरों के उपदेश, जैनियों के तीर्थ स्थलों व उनकी शिक्षाओं का उल्लेख है। सबसे पहले जैन साहित्य हम पढ़ेंगे स्वयंभू को। स्वयंभू कौन सी शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के। इन्होंने रामायण को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की, और पौमचर्यु रामकथा पर आधारित है। रामायण को आधार बनाकर इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को। आगे हम पढ़ेंगे अपभ्रंश का वेदव्यास, और अपभ्रंश का भवभूति वो पुष्पदंत को कहेंगे, और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहेंगे। ग्रंथ कण्वक शैली में रचित है यह ग्रंथ। इस ग्रंथ को स्वयंभू के पुत्र किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने पूरा किया। किसको? पौमचर्यु को किसने पूरा किया? त्रिभुवन को। स्टार्ट किसने किया था? स्वयंभू ने। हरिवंश को आधार बनाकर कृष्ण काव्य ऋट्ठनेमिचर्यु की रचना की थी। अब यहाँ से 2 रचनाएं स्वयंभू की, पौमचर्यु और ऋट्ठनेमिचर्यु। पौमचर्यु रामायण पर आधारित है, ऋट्ठनेमिचर्यु कृष्ण पर आधारित है। याद रखना है हमको ये दोनों चीज। और कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 8वीं शताब्दी से संबंधित है। इसके बाद हम ध्यान पुष्पदंत। पुष्पदंत कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 10वीं शताब्दी से संबंधित है। इन्होंने महाभारत को आधार बनाकर महापुराण की रचना की। महापुराण की रचना महाभारत को आधार बनाकर की। 63 महापुरुषों का वर्णन है इसके अंदर। स्वयं को इन्होंने अभिमान मेरु कहा है। ये अपभ्रंश के वेदव्यास और अपभ्रंश के भवभूति भी कहलाए। कौन? पुष्पदंत। जबकि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहलाया था? स्वयंभू। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, जसहर चर्यु, यशहर चर्यु या नय कुमार चर्यु। इनकी 2 रचनाएं। शिव सिंह सेगर और मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। शिव सिंह सेगर और मिश्र बंधुओं ने पुष्पदंत को पहला कवि माना है। शिव सिंह सेगर ने और मिश्र बंधु। ये पिछली बार 2nd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुष्पदंत या पुंड या पुष्पदंत को मानने हिंदी का पहला कवि मानने वाले कौन थे? शिव सिंह सेगर और मिश्र बंधु। दोनों में से एक ऑप्शन में था। शिव सिंह सेगर भी है और मिश्र बंधु है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो हमें दोनों ही पे टिक करके आना है। जो हिंदू परमात्म प्रकाश 6वीं शताब्दी से संबंधित है। परमात्म प्रकाश योगसार अध्यात्म से संबंधित रचना है। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? ये जो हिंदू की रचना है। इसके बाद मुनिराम सिंह 11वीं शताब्दी से संबंधित है। पाहुड़ देहुआ इनकी रचना है। ये रहस्यवादी रचना है। देवसेन श्रावकाचार्य हिंदी में पहली रचना है। 933 ईस्वी की रचना है। हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? सरहप्पा। और राहुल शंकरत्याल ने भी सरहप्पा को ही हिंदी का पहला कवि माना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आसगू। आसगू ने कौन सी रचना लिखी? चंदनबाला रास। कहाँ इसकी रचना की थी? जालोर में इसकी रचना की थी। दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। आसगू से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 35 छंदों का लघु खंड काव्य है ये। सामाजिक समस्याओं का यथार्थ इसमें चित्रण किया गया है। वज्रसेन सूरी के भारतेश्वर बाहुबली गौर 1168 ईस्वी में लिखा गया है इसको। इसमें ऋषभ देव के 100 पुत्र बताए गए हैं। भरत बड़ा था तथा बाहुबली छोटा था। भरत चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अपने ही भाइयों से युद्ध करता है। जब अंत में बाहुबली से युद्ध करता है तो हृदय परिवर्तित हो जाता है तथा संपूर्ण राज्य बाहुबली को सौंपकर स्वयं मुनिव्रत धारण कर लेता है। यह 45 छंदों का क्या है? लघु खंड काव्य है। कौन? वज्रसेन सूरी। रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। ये इस रचना में रास शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसका रचना का आधार महापुराण की 16 से 18 संधियां हैं। ये हमको याद रखना है कि वज्रसेन सूरी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली गौर, उसका आधार क्या है? तो महापुराण की 16 से 18 संधियां हैं। और यह रचना अगरचंद नाहटा को कहाँ से मिली थी? जैसलमेर से मिली थी। ये भी याद रखना है हमको। इसके बाद हम पढ़ेंगे शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। दोनों में अंतर है। वज्रसेन सूरी की तो है भरतेश्वर बाहुबली गौर, और शालिभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली रास। अब इसमें इसकी याद रखें रास और गौर से। रास जहाँ स शब्द पहले आ रहा है तो यहाँ श शलगम वाला पहले आएगा,
और वहाँ भरतेश्वर बाहुबली गोर आ रहा है तो वो वज्रसेन होगा। इतना सा अंतर, थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे तो शायद हम इसको याद कर पाएंगे। इसमें ऋषभ देव की 2 पत्नियां बताई है, बड़ी सुनंदा जिसका पुत्र भरत था तथा छोटी सुभंगलता थी जिसका पुत्र बाहुबली था। भरत को अयोध्या का राज्य तथा बाहुबली को तक्षशिला का राज्य दिया गया था। इसमें कुल 205 या 203 छंद थे। मुनि जिनविजय ने इस रचना से रास परंपरा की शुरुआत मानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मुनि जिनविजय ने रास परंपरा की शुरुआत किससे मानी है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास से मानी है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास रचना से रास परंपरा की शुरुआत किसने मानी है, तो मुनि जिनविजय ने मानी है। जहाँ गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य परंपरा का प्रथम कवि माना है, शालिभद्र सूरी को माना है गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि। जैसे राहुल सांकृत्य ने प्रथम कवि सरहप्पा को माना है, वैसे ही इन्होंने शालिभद्र को माना है। ऐसे ही बुद्धिरास 1184, इसका आधार जिन्नदत्त सूरी की उपदेश रसायन है। यानी बुद्धिरास जिन्नदत्त सूरी, उपदेश रसायन किसकी, जिन्नदत्त सूरी की है, लेकिन बुद्धिरास का आधार ग्रंथ है उपदेश रसायन। ये 63 कड़ियों की एक छोटी सी रचना है जिसमें पथभ्रष्ट लोगों को सही मार्ग दिखाया गया है। पंच पांडव चरित्रार्थ प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हेमचंद्र ने ग्रंथ लिखा सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन। ये प्राकृत के पाणिनि कहलाते थे, कलिकाल सर्वज्ञ मानते जाते थे। प्राकृत का पाणिनि कौन था, हेमचंद्र। याद रखना है। शब्द अनुशासन में 3 भाषाओं का उल्लेख है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे धर्मपाल की रचना है भविष्यत कहा। कौन सी शताब्दी से संबंधित है धर्मपाल, 10वीं शताब्दी से संबंधित है। इसमें वणिक पुत्र की कथा है, यानी बणिया के पुत्र की कथा है। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास। क्या रचना लिखी है इन्होंने, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की है, जिनमें जैनियों के पवित्र तीर्थ स्थल रेवंत पर्वत और नेमिनाथ का इसके अंदर क्या है, वर्णन किया गया है। हम मोस्ट रचनाएं, इंपॉर्टेंट जो रचनाएं आ रही है वो सारी पढ़ेंगे हम। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है और इनको सबको याद भी करना है हमको। धनपाल भविष्यत कहा, धर्मसूरी जम्बूस्वामी रास, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि इंपॉर्टेंट है, सुमति मणि नेमिनाथ रास इंपॉर्टेंट है, सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, विमल सूरी पौमचरियु, जिन्नदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, विनय चंद्र सूरी नेमिनाथ चौपाई, कनकापुर मुनि करकंड चरियु, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछी नहीं गई है। योगिंदु परमात्म प्रकाश और योगसार, आगे हमने पढ़ी हुई है, परमात्म प्रकाश अध्यात्म से संबंधित है। ऐसे राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हीरालाल जैन की संकलन करता, दलहन की कछुली रास, राजशेखर की नेमिनाथ फागु, सबसे प्राचीन फागु है जिन चंद्र सूरी फागु। और जिन धर्म सूरी स्थूलीभद्र रास, जिन धर्म सूरी किसकी है, स्थूलीभद्र रास। एक हमने आगे पढ़ी थी जिन्नदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, ये रही जिन्नदत्त सूरी उपदेश रसायन रास और जिन धर्म सूरी स्थूलीभद्र रास। इसको इतना सा याद करिए, जो धर्म है ना उसके ऊपर ये जो रे लगा हुआ है तो इस दय के नीचे भी रे आएगा। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जिन धर्म सूरी की तो स्थूलीभद्र होगी, जबकि जिन्नदत्त जो होगा वो उपदेश रसायन रास होगा। इस रेफ के माध्यम से इस रचना को हमने याद कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। बाकी ये दोनों सेम नाम से हम वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। स्थूलीभद्र ये फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है। अभी स्थूलीभद्र रास किसकी है, तो जिन धर्म सूरी की है। और उपदेश रसायन रास किसकी है, जिन्नदत्त सूरी की है। या फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्थूलीभद्र से जिन धर्म और उपदेश कौन देगा, तो जिन्नदत्त देगा। अगली पढ़ते हैं स्वयंभू पौमचरियु, रामकथा पर आधारित है। एक पुष्पदंत की है पौम श्रीचरियु, ये पुष्पदंत की है। बाकी पुष्पदंत की 2 रचनाएं हमने और पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी फर्स्ट महापुराण जो महाभारत के आधार पर लिखी गई, और दूसरी पढ़ी थी नय कुमार चरियु जो नाग कुमार चरित के आधार पर। और स्वयंभू की में हमने 2 रचनाएं पढ़ी थी, एक तो पौमचरियु पढ़ी थी और एक रिट्ठनेमी चरियु पढ़ी थी। रिट्ठनेमी चरियु कृष्ण काव्य पर आधारित है, जबकि पौमचरियु रामायण पर आधारित है। ये दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों की रचनाएं, इनका उपनाम भी याद रखना है। जैसे स्वयंभू को कहा गया अपभ्रंश का वाल्मीकि, पुष्पदंत को कहा गया था अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का वेदव्यास। ये सब हमको याद रखने हैं। ये हम नाथ साहित्य और जैन साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से याद होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास अथाह है, सागर है, हम उसको कभी पूरा याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इतनी सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम में जितनी मेरिट लिस्ट बनती है, जितनी कट ऑफ जाती है, उतना हम पढ़ जाएंगे, पार पड़ जाएगा हमारे। क्योंकि जितना विस्तृत पढ़ोगे, जितना आप नगेंद्र की किताब पढ़ोगे, हजारी प्रसाद को पढ़ोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज़
उसको पढ़ोगे, लेकिन इतना हम पढ़ नहीं पाएंगे और इतना हम याद नहीं रख पाएंगे। हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। तो पहले हम सिलेक्शन ले लें, बाकी सारे विद्वानों की किताबें हम आराम से पढ़ सकते हैं। जो मैं वीडियो में या नोट्स करवा रही हूँ, चाहो तो आप वीडियो रोक के नोट्स लिख लीजिए, उसको आप अच्छे से पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए, या काम करते हुए, जो भी लेडीज़ घर का काम करते हुए भी मेरी वीडियो को 2 से 3 बार सुन सकती है। जितनी बार सुनोगे उतनी बार चीज़ें याद होगी। हिंदी साहित्य का इतिहास सिर्फ रिवीजन पर आधारित है। कहीं कहीं हम ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करेंगे तब जाके हिंदी साहित्य का इतिहास हमें याद होगा। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से तैयारी कर रहा है, वो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, और हम मिलकर साहित्य का इतिहास याद करेंगे। अगर हम कल रासो साहित्य कंप्लीट करेंगे, रासो साहित्य बहुत बड़ा है, हम सबसे पहले उसी को ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सिर्फ 2 बचेंगे, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए बहुत है। थैंक यू।